इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को 1 महीने से ज़ायद हो चुके हैं और अब तक केवल बातें ही हो रही हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। बीते 11 नवंबर को ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई और उसके साथ-साथ ही अरब लीग की भी मीटिंग हुई, यानी दोनों मीटिंग एक साथ मुश्तरका तौर पर हुई और उसमें ओआईसी और अरब लीग के कई सारे रुकन ममालिक शामिल हुए और उसमें कई तरह की बातें सामने आई। वैसे तो 11 नवंबर की इस पूरी मीटिंग में करीब-करीब 4 से 5 घंटे का समय लगा। इस दौरान रुकन ममालिक ने अपनी-अपनी बातें रखी। सबके बारे में तो ज़ाहिर है बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट देश हैं, उनके बारे में ज़ाहिर है बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये बना ही उसी वक्त था जब मस्जिद अक्सा में आग लगा दी गई थी एक ऑस्ट्रेलिया के नागरिक द्वारा। बाद में एक पूरी कहानी के तहत उसको पागल घोषित कर दिया गया। ज़ाहिर है उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सका। इस दौरान ओआईसी का गठन होता है और उसके बाद में अब तक ओआईसी किसी भी बड़े मसले को हल करने में कामयाब नहीं रहा है। इसमें करीब-करीब 57 देश शामिल हैं और उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जर्वर देश भी उसमें शामिल होते रहते हैं। जैसे कि भारत भी ओआईसी की मीटिंग में ऑब्जर्वर की भूमिका निभा चुका है। इससे कतई नज़र बात करते हैं उस 11 नवंबर की मीटिंग में, जिसमें जो एजेंडा था वो इज़राइल वॉर ऑन गज़ा, ये एजेंडा था और इस पर लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखी। इसकी मेज़बानी सऊदी अरब ने की। सऊदी अरब की राजधानी रियाज़ में इस इजलास का इनेकाद किया गया। बहरहाल ओआईसी और अरब लीग की मुश्तरका इजलास में कई तरह के रेज़ोल्यूशंस रखे गए और उनमें अहम बात तो सामने ये आई कि अरब लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद अबुल गैद, उनकी ज़िम्मेदारी दी गई कि वो तमाम अरब दुनिया की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिका और उसके अलावा जो भी पश्चिमी देश हैं, ख़ास तौर से इज़राइल का जो समर्थन करते हैं, उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। उन्होंने 3 अहम बातें कही हैं इस पूरे रेज़ोल्यूशन के तहत। उन्होंने एक बात तो ये कही कि इज़राइल की ये लड़ाई ये कोई पहली लड़ाई नहीं है, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी लड़ाई होगी। इज़राइल पहले ही दिन से कब्ज़ा करता आ रहा है और अपनी आबादी को फ़लस्तीनी इलाकों में बसाता आ रहा है। अब तक इज़राइल 11,000 से अधिक गज़ा के नागरिकों को मार चुका है। उन्होंने कहा कि 70% घर, बच्चे और औरतें, ये तो जेनोसाइड की कैटेगरी में आता है। पूरी दुनिया के नज़रों के सामने ये सब कुछ हुआ है। फ़ौरी तौर पर जंग बंदी होना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि गज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती ताकत के बल पर गज़ा से बाहर करना ये एक जुर्म है और ये आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है और हम इज़राइल को ऐसा नहीं करने देंगे। और तीसरी जो अहम बात उन्होंने कही कि हम गज़ा का मुस्तक़बिल बग़ैर वेस्ट बैंक के साथ नहीं देख सकते और वेस्ट बैंक जो 1967 के कब्ज़े से पहले का था, जहाँ यहूदी सेटलर्स नहीं थे, उसी तरह का फ़लस्तीन होगा। टू नेशन थ्योरी की बात कही और कहा कि इज़राइल भी एग्ज़िस्ट करेगा, लेकिन फ़लस्तीन भी एग्ज़िस्ट करेगा और फ़लस्तीन वेस्ट बैंक और गज़ा दोनों को मिला करके, लेकिन वो वाला वेस्ट बैंक नहीं जो अब है, बल्कि वो वाला वेस्ट बैंक रहेगा जो 1967 से पहले का वेस्ट बैंक था। यानी जहाँ पर यहूदी सेटलर्स नहीं थे, उस तरह का हमें वेस्ट बैंक चाहिए और गज़ा की पूरी पट्टी चाहिए और ये दोनों को बुनियाद बना करके हम फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। ये 3 अहम बात उन्होंने कही और इस तरह के रेज़ोल्यूशंस उन्हें जो रखने हैं, वो इनफैक्ट अमेरिका के सामने रखने हैं और पश्चिमी देशों के सामने रखने हैं। बहरहाल ये तो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैद की बातें थीं, जो उन्होंने इस पूरे इजलास के दौरान कहीं। इसके अलावा जितने भी देश शामिल थे, चाहे उसमें सऊदी अरेबिया हो, फ़लस्तीन के रहनुमा महमूद अब्बास हों, अबुल फ़त्ताह सीसी मिस्र के सदर हों, इसके अलावा टर्की हो, सीरिया हो, यमन हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, कतर हो, ईरान हो, मालदीव हो, उज़्बेकिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, युगांडा हो, मोरिटानिया हो, मोरक्को हो, यानी जितने भी देश शामिल थे, उन तमाम देशों ने मुश्तरका तौर पर इज़राइल को कंडम किया और इज़राइल की बर्बरियत को खौफनाक बताया और कहा ये जुल्म है, बर्बरियत है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो तमाम बातें कही गई इस पूरे इजलास में, जो पिछले 7 अक्टूबर से हम जैसे कितने भी पत्रकार लगातार आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, यानी पूरे इज़राइल की जुल्म की दास्तान जो फ़लस्तीनियों पर कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बातें 2-3 स्टेट्स की हमें लगी, तो हमने सोचा कि आइए आपको वो शेयर करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ओआईसी का जो ये इजलास है, अगर वाकई में कुछ अमल दरामद साबित होता है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इजलास साबित हो सकता है। ज़ाहिर है कि ईरान शुरू से ही बहुत ही मजबूती के साथ पैलेस्टाइनियंस के साथ खड़ा है, हमास को सपोर्ट करता है अलग-अलग हवाले से। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गज़ा के अवाम उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं। गज़ा में होने वाली बर्बरियत तमाम आलमी क़वानीन का मजाक उड़ा रही है और गज़ा की सूरत हाल पर आज का ये इजलास बहुत ही ज़्यादा अहम है
उन्होंने कहा कि गजा में होने वाले इसराइली मजालिम की कहीं तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है और इन सब का जिम्मेदार अमेरिका है। इसराइल के साथ साथ अमेरिका ही है जो इसराइली सरकार की भरपूर मदद करता है, जिससे मासूमों को मारा जाता है, बम गिराए जाते हैं। गजा में अब तक 11,000 से ज़ायद निहत्थे मासूम शहरी इसराइली जारहियत में शहीद हो चुके हैं और अमेरिका उसको इसराइल का सेल्फ डिफेंस बताता है और इसराइली बर्बरियत पर पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया का मजाक उड़ा रही है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल ज़ायनिस्ट एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, उनका सफाया कर रहा है। ऐसे में आलमी बिरादरी से सवाल है कि गजा के मासूम बच्चों और औरतों का क्या कसूर है। इसराइल ने गजा पर इतनी ज़्यादा बमबारी कर दी है जो 7 आइटम बमबारी के बराबर है। इसलिए इसराइल की इस बर्बरियत को रोकने के लिए सबको मिल करके प्रोग्राम तय करना होगा और उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त फौरी जंग बंदी के लिए कोशिश करनी होगी। दूसरी बात यह है कि हर हाल में हमें इसराइल को सबक सिखाने के लिए हर सतह पर अमेरिका को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ही है जो गजा को तबाह करने के लिए इसराइल को जंगी हथियार और माली मदद दे रहा है और अमेरिका इसराइल की मदद करके जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। हमें हर हाल में गजा में मुज़ाहमत करने वालों की मदद करनी चाहिए, उनके हाथ को, उनके पेशानी को बोसा देना चाहिए और बहुत ही मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होना चाहिए। इसके साथ ही हमें इजरायली डिफेंस फोर्स को दहशतगर्द करार देना चाहिए और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए ये देख करके कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गजा के लोगों का खून बह रहा है और वो इस पर खामोश हैं। इन तमाम बातों के साथ ही इब्राहिम रईसी और उनके अलावा कुछ देशों का जो प्रपोज़ल था वो बहुत ही अहमियत था कि हमें इसराइल को हर हाल में तेल देना बंद कर देना चाहिए। इस तरह इब्राहिम रईसी ने न केवल मसले को जाहिर किया बल्कि दुनिया को गैरत दिलाया और साथ ही साथ प्रैक्टिकल सलूशन बताते हुए ये भी कहा कि हमें हर हाल में बिजनेस लेवल पर बाइकआउट करने की ज़रूरत है, सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ते करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो दूसरी अहम बात सामने आई वो तुर्की की तरफ से आई। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा की सूरत हाल से पहले तो वाकिफ़ कराया कि क्या कुछ इसराइल मजालिम कर रहा है गजा पर। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इमदाद भेज रहे हैं, यानी हम गजा में 366 टन कार्गो शिप भेज रहे हैं जो आज पहुंच जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम परमानेंट जंगबंदी चाहते हैं, महज कुछ टाइम के लिए जंगबंदी नहीं चाहते। एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल और इसराइल के ऑफिशल्स को इस पूरे जुर्म का जिम्मेदार बनाना चाहिए, इस मामले को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के संज्ञान में ले जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक पावर को चाहिए कि इजरायली न्यूक्लियर प्रोसेस को डिटेक्ट करे और उसकी निशानदेही करे। ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इसराइल के एक मिनिस्टर ने न्यूक्लियर अटैक की बात कही थी। उसी बात को पेश नज़र रखते हुए अर्दोगान ने इजरायली न्यूक्लियर प्रोसेस को डिटेक्ट करने और उसकी निशानदेही की बात कही है। इसके अलावा अर्दोगान ने एक अहम पॉइंट ये कहा कि गजा में होने वाले सभी नुकसान के लिए इसराइल को हर्जाना देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, यानी जितनी भी गजा में इमारतें तबाह हुई हैं, जो भी लोग मारे गए हैं, उन सब का कंपनसेशन देने के लिए इसराइल को मजबूर किया जाए। ये अर्दोगान ने एक सुझाव दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि OIC की निगरानी में गजा को दोबारा से तामीर कराया जाए और उसमें तुर्किया अपने हिस्से का किरदार अदा करेगा, यानी गजा में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, उसको रीबिल्ड किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, दोबारा से तामीर की जाए और फिर से गजा को ऐसे ही आबाद किया जाए और बसाया जाए। उन्होंने कहा कि हम सबको इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहिए जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता है, यानी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता है जो 1967 के बॉर्डर के हिसाब से होगा और ईस्ट यरूशलेम उसकी राजधानी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें मुक़द्दस मकामात यानी अल अक्सा कंपाउंड के स्टेटस को बाकी रखने के लिए इसराइल को मजबूर करना होगा। उन्होंने इजरायली यहूदी आबादी को कहा कि अगर वो कहते हैं कि यरूशलेम उनका प्रॉमिस लैंड है तो ये बात हम उनसे कहना चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है और हम इस रेड लाइन को किसी भी कीमत पर किसी को भी क्रॉस नहीं करने देंगे। इसके अलावा अर्दोगान ने यह भी कहा कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि पश्चिमी देश जो हमेशा मानवाधिकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो फ़लस्तीन में चल रहे नरसंहार के सामने खामोश हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मसले को हल नहीं किया जाएगा तब तक फ़लस्तीन में अमन कायम नहीं हो सकता और न केवल फ़लस्तीन में बल्कि इजरायली इलाके में भी अमन कायम नहीं हो सकता। अगर अमन कायम हो सकता है तो इसी कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन के बाद ही अमन कायम हो सकता है। ये रजब तैयब एर्दोगान का बहुत ही शानदार वक्तव्य सामने आया। अब इसके अलावा आइए आपको बताते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। तो उन्होंने फ़लस्तीनियों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए इजरायली अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने गजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इसराइल की कार्रवाई के बारे में बात करते हुए कहा कि हमें यकीन है कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा, शांति और स्थिरता की गारंटी देने का एकमात्र तरीका कब्जे, घेराबंदी और बस्तियों को ख़त्म करना है।
वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि अमेरिका का इजराइल पर सबसे बड़ा प्रभाव है और वो संघर्ष के राजनीतिक सम्मान न होने के लिए जिम्मेदार है। यानी महमूद अब्बास ने इस पूरे कॉज के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, बिल्कुल ईरान की तर्ज पर। ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी कि इस बीच ये भी बात सामने आई कि अल्जीरिया, लेबनान सहित कुछ देशों ने गजा में तबाही का जवाब देने के लिए इजराइल और उनके सहयोगियों को तेल की आपूर्ति बाधित करने की चेतावनी दी है। उसके साथ ही अरब लीग के कुछ देशों के इजराइल के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को तोड़ने की भी चेतावनी देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि 2020 में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले दो देश यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कुल मिला के ये कहें कि ओआईसी का इजलास बहुत अहम तो ज़रूर था, लेकिन इसमें कई तरह का विवाद भी सामने आया, आपस में मनमुटाव भी सामने आया और कई सारे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। जब अरब लीग के कुल 22 मेंबर्स के वोटिंग देने की बात आई तो उनमें से 11 लोगों ने रेजोल्यूशन की फेवर में वोट किया, जबकि 4 लोगों ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया और जबकि और दूसरे नदारत थे, गायब थे। यानी अगर आप इसको ओवरऑल समराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ओआईसी का इजलास हमेशा की तरह ये एक रूटीन इजलास ही लगता है और बातें ज़रूर बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन ये कितना कारगर साबित होंगी, ज़मीन पर इसका कितना असर दिखेगा और वाकई में क्या अमेरिका और इजराइल को इससे सबक सीखने का मौका मिलेगा, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल इस पूरे इशू पर आपको क्या कुछ कहना है, जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ओआईसी और अरब लीग को आप कितना मौसर समझते हैं उस पर भी अपनी राय दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टोरीज़ आपको बनाकर देते रहते हैं।